हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवन श्रीवास्तव है और आज हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो सीरीज कंप्लीट कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, उसमें हम यूनिट सेकंड कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीम। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बात की थी कि ये दो टॉपिक्स हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी पढ़ना है, साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीम्स भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो आज के टॉपिक्स हैं हमारे, वो चार टॉपिक्स हैं मेनली। पहला है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन होता है। ठीक है, तो हम संतुलन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से संतुलन अचीव किया जाता है, उसकी क्या कंडीशन है, और फिर उसकी जो कंडीशन है फोर्सेस सिस्टम के साथ, कि हमें कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम पढ़ा है, नॉन कोप्लेनर पढ़ा है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट सिस्टम पढ़ा है, तो उस केस में क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, और फिर हमें फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात करना है, ये क्या होता है, और चौथा टॉपिक लेमीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, कि लेमीज थ्योरम क्या है और इसकी एप्लीकेशन है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझने से पहले हम इक्विलिब्रियम होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर एक बॉडी में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, और या फिर हम ये बोलें कि उस बॉडी में अगर संतुलन, आपको कहना कि संतुलन कब है, तो तब जब नेट फोर्स और नेट मोमेंट किसी बॉडी में लग रहा है उसका क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब क्या है कि किसका कंडीशन है कि बॉडी क्या रहनी चाहिए, ये रेस्ट में होगी या मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब संतुलन की बात करते हैं तो कई बार हमको ये लगता है कि बॉडी जब रेस्ट में रहेगी तभी वो संतुलन में है। ऐसा नहीं है, बॉडी चल भी रही होगी तो भी संतुलन में हो सकती है, और रुकी है तो भी संतुलन में हो सकती है। मेन उसके पीछे का जो कंडीशन है वो ये है कि जितने भी उसके फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट फोर्स जीरो हो, और साथ साथ में जो नेट मोमेंट आता है बॉडी पर वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि किसी पिंड पर संतुलन तब कहा जाता है जब उस पर लगने वाले सभी बलों तथा अगुणों का परिणामी शून्य हो। ठीक है, तो नेट फोर्स और नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या पाएंगे कि बॉडी अभी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब संतुलन में है। ठीक है, तो अब हमको जो बात करनी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कोप्लेनर फोर्सेस के केस में क्या होती है। ठीक है, तो कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम हम पढ़ चुके थे कि समतलीय बल, कि एक जितने भी बल हैं एक तल पे लग रहे हैं, तो उन कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ऐसे बलों के निकाय को हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर फोर्सेस क्या होगी, तो हमको ये पता है, जब आपसे ये कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता है कोप्लेनर फोर्सेस में दो केस हैं। पहला कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट सिस्टम। फोर्स सिस्टम, ठीक है, तो हमको ये पता है कि ये दो बल, मतलब अगर आपसे कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में पूछा जाता है तो आपके पास होगा कि दो कंडीशन है हमारे पास, कि कोप्लेनर कंकरेंट भी हो सकता है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी हो सकता है। तो ये केसेस हमने पिछली क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें केस में क्या हमने पहले ही बोल रखा था कि इसमें जो पहली कंडीशन आपकी होगी, पहला कंडीशन इसमें ये बोला गया था कि जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आपको बोला था नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, और साथ में मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। लेकिन हमको ये पता है कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स क्या होना चाहिए, कि ऐसा फोर्स जो एक ही बिंदु से निकलते हो। तो ऐसे फोर्स में क्या होता है कि आपका फोर्स तो एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, तो इस केस में मोमेंट आने का कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, कि कोई डिस्टेंस आपकी है ही नहीं, जैसे कि फोर्स एक पॉइंट से ही निकल रहे हैं, F1 F2 F3, तो हमको ये नहीं पता किस पॉइंट के बाद हमें मोमेंट लेना है। इस पॉइंट के बाद तो आपकी कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो यह मोमेंट ऑटोमेटिकली क्या है, जीरो है, तो हम यहाँ मोमेंट लेंगे नहीं। तो इस केस में रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, जीरो। और कोप्लेनर केस का है तो हमको ये पता है कि सिंपल सी बात कह सकते हैं, जब हम रिजल्टेंट निकालना जाते थे तो वहां पर हम सिग्मा fx और सिग्मा fy के टर्म्स में बात करते थे कि रिजल्टेंट की वैल्यू जैसे r की वैल्यू होती थी, जैसे मान लीजिए r की वैल्यू जीरो होनी, तो r का फॉर्मूला क्या होता था, r इज इक्वल टू सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जब मल्टीपल फोर्स एक बॉडी पे एक पॉइंट पे लग रहे होते हैं तो उस केस में हम रिजल्टेंट रिजॉल्व करके टुकड़ों में करके x में कितने फोर्सेस आ रहे हैं, y में कितने आ रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंग हम सिग्मा एफ एक्स सिग्मा वाई निकालते थे, ठीक है। तो अब इसको आर को जीरो होने के लिए ये दो, अगर दोनों चीजें समेशन है तो इंडिविजुअली ये भी क्या होगी, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमको ये पता लगता है कि पहला केस कि इसमें सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए और सिग्मा एफ वाई भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो केसेस आपका हो जाते हैं तो हमारा कोप्लानर कन्वर्जेंस सिस्टम में अगर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू जीरो हो जाती, तो हम क्या बोल पाएंगे कोप्लानर कन्वर्जेंस के फोर्स सिस्टम में कि आपका जो सिस्टम है किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम में हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट, इस पहली कंडीशन क्या होगी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और साथ में सिग्मा एफ वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो पाती है तो आप कोप्लानर फोर्स सिस्टम में बोल पाएंगे कि आपका बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम में। साथ में अगर कोप्लानर नॉन कन्वर्जेंट फोर्स सिस्टम की बात की जाए तो इसमें भी क्या था, रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, सिग्मा एफ एक्स जीरो होना चाहिए एंड सिग्मा एफ वाई जीरो होना चाहिए और साथ साथ में यहाँ पर मोमेंट का भी केस आएगा। क्यों आएगा, क्यों, यहाँ पे कोई भी एक बिंदु पर फोर्स नहीं लगता है। ये हमने बात कर रखी थी, अगर एक कोप्लानर फोर्स सिस्टम की बात की जाएगी, कोप्लानर मतलब समतलीय, और इसमें इसकी हर बिंदु अलग अलग होती, कोई भी एक पॉइंट से नहीं निकल आता। F1 यहाँ लग रहा है, F2 यहाँ लग रहा है, F3 यहाँ कहीं लग रहा है। तो ऐसे फोर्स में क्या मोमेंट भी आपका आ सकता है, तो यहाँ पर मोमेंट को भी आपको चेक करना पड़ेगा जीरो है या नहीं। तो ये तीनों चीजों को आप चेक करोगे तब जाके आपका कोप्लानर नॉन कन्वर्जेंट फोर्स सिस्टम में हम बता पाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि पहला कि कोप्लानर फोर्स के बारे में पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लानर फोर्सेस बताइए, तो आपको दोनों कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आपको केवल कोप्लानर कन्वर्जेंट फोर्स सिस्टम पूछा जाएगा तो केवल यही कंडीशन लिखनी है, और अगर कोप्लानर नॉन कन्वर्जेंट फोर्स सिस्टम की बात की जाएगी तो हम ये तीनों केसेस लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज थी जो कि आपको ध्यान देना है, क्वेश्चंस आपको इजी आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FBD भी कहते हैं, F फॉर फ्री, B फॉर बॉडी, D फॉर डायग्राम। हिंदी में इसको मुक्त पिंड आरेख भी कहते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता लग रहा है एक डायग्राम की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी जा रहा है डायग्राम मतलब डायग्राम, ठीक है। तो FBD होता है, FBD एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम बॉडी को पहले माइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब जिस कहीं पर भी वो रखा होगा वहां से उसको अलग कर लेंगे और उस पर जितने तरीके के बल लग रहे होंगे उसको प्रदर्शित कर देंगे। यही हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, FBD एक ऐसा आरेख है जिसमें पिंड के परिवेश से अलग करके उस पर जितने तरीके के बल लग रहे हैं उसको दर्शाया जाता है, उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमको बोला ही जा रहा है कि डायग्राम क्या होता है, तो हमें इसको डायग्राम बना के या किसी सिचुएशन को लेके हमको समझना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये आपको आगे चल के आने वाले चैप्टर्स में भी इसको हेल्प करेगा। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे 2 केस हैं, यहाँ पर एक बॉल किसी सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है, और दूसरी वही बॉल एक सरफेस के ऊपर एक स्ट्रिंग की मदद से या रस्सी की मदद से लटकी हुई है। तो उसका एक पोर्शन क्या है, दीवार पर टच कर रहा है, ठीक है। तो पहले कंडीशन में क्या करना है, हमें बताया गया था कि सबसे पहले हमें उस बॉल को सरफेस से अलग कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस बॉडी को यहाँ पे अलग से बना लेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं इस बॉडी का जो वेट है वो W है। तो W वेट है, W वेट कहाँ लगेगा, इसके नीचे, नीचे की तरफ, वजन नीचे की तरफ लगता है। और क्योंकि ये नीचे जा नहीं पा रहा है तो कोई ना कोई इस चीज को सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि सरफेस होती है, वो सरफेस को सपोर्ट कर रही होगी, तो रिएक्शन कहाँ आएगा इसका, ऊपर की तरफ। जो सरफेस होगी वो रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगी, ठीक है। तो वेट नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये संतुलन की अवस्था है। यहाँ से हम लिख पाएंगे R=W, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रही है वही उतनी वेट को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉल को अलग कर लेंगे सरफेस से, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वजन लगा होगा, वजन बीचों बीच नीचे की तरफ लगता है। यहाँ पर 2 आपकी एक जिसकी हेल्प से टंगा हुआ है वहां पर उसकी क्या है, टेंशन आएगी, ठीक है। कोई रस्सी से कोई चीज टांगोगे तो उसमें टेंशन आती है, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर हम इसको टेंशन से T से नोट करेंगे और साथ में ही यहाँ पर रिएक्शन भी आएगी। रिएक्शन कैसे आएगी,
क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है कोई दीवार। जैसे हम दीवार पर धक्का लगा के खड़े हो जाएं तो दीवार जितना वजन हम इसकी तरफ लगाएंगे उतना ही ये हमें रिएक्शन देगा। तो यहाँ रिएक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ आएगी आर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फोर्सेस आ रहे हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने इस तरीके से बनाया, एंगल के हिसाब से यहाँ पे। और यहाँ पे आप बोल भी सकते हो कैसा सिस्टम तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, टेंशन, रिएक्शन और वेट। ठीक है, संतुलन चेक करना होगा तो आपको वही कंडीशन लगानी पड़ेगी। सिस्टम कैसा है, कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ बाई करना पड़ेगा। अगर 0 आता है तो ये चीज हमें बनानी पड़ती है पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फिर हम संतुलन की कंडीशन चेक करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हम और भी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहला केस ये है कि एक सरफेस ए है, बी सरफेस बी, दोनों के बीच में बॉल फंस गई है। तो इसका हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लेके इसको हम इस सर्किल को अलग कर लेंगे। ठीक है, और इस सर्किल पे लगने वाला हमें पता है बीचों नीचे की तरफ क्या लगता है, वेट। और रिएक्शन सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, ए और बी बॉल पे। ए पे आ रहा है, ए की तरफ इधर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल टू डायरेक्शन आर, ए इधर की तरफ आ रहा है और बी इधर की सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट हम ऐसे बना देंगे, आर बी। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर करा जाए कि हम कैसे दिखाएंगे, जो आर ए की वैल्यू है उसको और आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हम डायग्राम को इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम फोर्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे आर बी ये जा रहा है और आर ए ये जा रहा है। ठीक है, जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस लगती है। ठीक है, इसलिए हमें नॉर्मल टू द जिस पॉइंट पे कांटेक्ट पे सरफेस लगती है, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करता है सरफेस, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन लगा देते हैं। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। दूसरे केस में एक ब्लॉक है, किसी पी फोर्स से हम ट्विस्टिंग की मदद से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें ये ब्लॉक का डायग्राम बनाना। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया सरफेस से। हमें पता है वेट नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और पी फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग पर अगर पी फोर्स खींचोगे तो यहाँ पर भी पी फोर्स आएगा और साथ में नॉर्मल टू द सरफेस रिएक्शन आएगा, नॉर्मल टू द सरफेस रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन डायग्राम्स को बना सकते हैं। तो जितने ही फोर्सेस लग रहे थे बॉडी पर वो आपको दिखाना है और सरफेस से अलग करके उसको प्रदर्शित कर देना है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम आगे चल के इन डायग्राम की हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको डिस्कस करना है कि लेबिस थ्योरम क्या होती है। तो लेबिस थ्योरम क्या है कि यहाँ पर पहले से ही बोल दिया कि बॉडी किसमें है, अब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी आपकी संतुलन में है और वहां पर 3 फोर्सेस, 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है और साथ साथ में 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने बल की बात कर रही है, 3 बलों की बात कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि यहाँ पर बोला गया है कि बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम में है। कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं। कैसे बल है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात की जा रही है। और ऐसे बल अगर संतुलन में है तो हर बल आपका बचे हुए 2 बलों के बीच में जो एंगल है साइन, उस साइन के एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि किसी पिंड पर 3 समतलीय समवर्ती बलों का प्रभाव संतुलन में है तो प्रत्येक बल एक का मान अन्य 2 बलों के बीच बने कोण साइन के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें अब हमको डायग्राम की हेल्प से समझना पड़ेगा कि वो लेना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बात की गई 3 फोर्सेस की बात की गई है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, कॉन्करेंट फोर्स की बात की गई है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर F2 फोर्स एक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ F3 फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सिस्टम का कौन सा है, कोप्लेनर, 3 फोर्सेस एक तल में लग रहे हैं और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है, और इन सभी के एंगल के बीच का एंगल, जैसे यहाँ पर इसके बीच का एंगल अल्फा बोल देते हैं, इसके बीच का एंगल बीटा बोल देते हैं और इसके बीच का एंगल गामा बोल देते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि F1 फोर्स, F1 सबसे पहले हम F1 फोर्स को देखेंगे। F1 फोर्स, इसके सामने अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा, F डिवाइड बाई F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा
F2 को देखेंगे इज इक्वल टू F2, F2 के अपोजिट कौन सा एंगल है, बीटा, साइन बीटा, और F3 के अपोजिट एंगल कौन सा है, गामा, F3 डिवाइड बाई साइन बीटा गामा। ठीक है, तो एक फोर्स बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है उसके साइन के एंगल के कंपोनेंट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर याद आपको कुछ नहीं रखना है कि आप तीन फोर्सेस बनाएंगे, अल्फा बीटा गामा, जो भी एंगल होगा जिस भी ओरिएंटेशन में आप मानेंगे, आप फोर्स देखेंगे, उसके अपोजिट का जो एंगल होगा उसको देखेंगे, वहां पे डिवाइड बाई साइन अल्फा कर देंगे। F3 के अपोजिट कौन सा एंगल है, गामा, F3 डिवाइड बाई साइन गामा। इस तरीके से आप इस चीज को नोटेट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए दो फोर्सेस पता है और एक एंगल पता है, तो बाकी चीजों के भी आप हेल्प, इसकी मदद से हेल्प करके निकाल सकते हैं बचा हुआ फोर्सेस भी। ठीक है, तो हम इसको एप्लीकेशन की फॉर्म में देखेंगे भी किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में। उससे पहले हम इसका एक प्रूफ भी देख लेते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि ये आता कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन आपकी इस तरीके से, तीन फोर्सेज एक पॉइंट पे लग रहे हैं, P, Q, R, और इसके अपोजिट जो एंगल अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि लेमिस थ्योरम किस तरीके से हमें P बाई साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे निकलेगा क्या आपका फॉर्मूला, यहाँ से आपको देख पा रहे हो, P के अपोजिट कौन सा एंगल है, P डिवाइड बाई साइन अल्फा, Q के अपोजिट साइन बीटा, और R के अपोजिट साइन गामा। हमको ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यूज करेंगे, इन दो फोर्सेस को देखेंगे, P और Q को। ठीक है, अगर P Q आपका इक्विलिब्रियम में हो, मतलब P Q का रिजल्टेंट हमें निकालना हो, क्या निकलेगा यहाँ पर, इसका डायरेक्शन यहाँ पे आएगा R, उसको R डैश बोल देते हैं। ठीक है, ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर P Q का हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे, मतलब P Q को हम P दो फोर्सेस लग रहे हैं एक पॉइंट पर, और उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, R डैश आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये R डैश R के बराबर होगा तो बॉडी किस में हमारी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। यही तो बात है कि जब हम कोई दो बॉडी, अगर किसी दो बॉडी, एक बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उसके बीच में जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो R आ रही है। ठीक है, और उस बॉडी को हमें संतुलन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट उतना ही फोर्स लगा देंगे तो बॉडी किस में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि P Q को जो फॉर्मूला हम R डैश निकालेंगे उसकी हेल्प से हम, क्योंकि यहाँ पे पहले से R यहाँ लग रहा है, तो ये सिस्टम किसमें हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक केस समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पहले से पता है पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से हम इसको बनाते थे। ठीक है, ये जो यहाँ Q है वो यहाँ हो जाएगा Q, जो यहाँ P है वो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ट्रायंगल बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल, इसको हम O बोलेंगे, OAB। तो OAB एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल हमें लगाना हो तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये A मान लेते हैं, B की लेंथ यहाँ पे इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये तो हमें पता ही है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, तो साइन रूल क्या बोलता है कि हमारी जो साइड है इसके अपोजिट जो एंगल होगा उसके प्रोपोर्शनली बराबर होता है। मतलब A डिवाइड बाई साइन A इज इक्वल टू B के अपोजिट कौन सा एंगल है, B डिवाइड बाई साइन B, और C के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइन C डिवाइड बाई साइन C। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम साइन रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, उसको बना पा रहे हैं, तो उसके जो साइड होगा और उसके साइन के एंगल के जो अपोजिट एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शन हम क्या बोल सकते हैं, ये हम चीज लिख पाएंगे। तो ये चीज हम यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें OA की साइड की जो लेंथ है वो P बता रहा है, AB की Q बता रहा है, और OB की R डैश बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली हमारा कंसर्न रह गया है कि हम अगर एंगल निकाल पाए, ठीक है, तो हम ये चीज फाइंड कर पाएंगे। तो एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एंगल को हम निकालने के लिए क्या बोल सकते हैं, जैसे ये पूरी जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है ये 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बीटा दे रखा था तो ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब ये पूरी लाइन 180 डिग्री दिखा रहा है
और ये एंगल बीटा है, तो ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में अगर ऐसे ही यही एंगल पूरा 180 डिग्री है और ये एंगल पूरा 180 डिग्री है, ठीक है, उसमें से हमें अल्फा माइनस करना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों चीजें क्या है पैरेलल, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, अल्टरनेटिंग एंगल के नियम से। तो यहाँ पर 180 माइनस अल्फा ये भी हो गया। अब यहाँ पर केवल और केवल हमें एंगल फाइंड करना रहेगा इस ट्रायंगल में, तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में हमें एंगल बी ओ ए फाइंड हो गया जो कि है 180 माइनस बीटा, एंगल ए ओ बी फाइंड हो गया, ए ओ बी तो वही है चीज है, इन ट्रायंगल ए बी ओ फाइंड हो गया जो कि 180 माइनस अल्फा है। अब हमको फाइंड क्या रह गया, एंगल ओ ए बी फाइंड करने को रह गया, और हमको ये पता है कि तीनों का एंगल जो होता है इन ट्रायंगल ए ओ बी में बी ओ ए प्लस ए ओ बी ओ प्लस ओ ए बी, इन तीनों का समझ 180 के बराबर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि एक ही एंगल में नहीं पता, 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा प्लस एंगल ओ ए बी, यही नहीं पता 180, यहाँ से एक 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एंगल ओ ए बी जो आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस 180। ठीक है, यहाँ से आप तीनों एंगल आपने फाइंड कर लिए, और जो कि अल्फा प्लस बीटा के है क्या, और यहाँ पे हम एक बात और कह पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 360 माइनस गामा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो एंगल ओ ए बी जो आपका हो जाएगा 360 माइनस गामा माइनस 180, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस गामा आ जाएगा। तो एंगल ओ ए बी क्या है, एंगल ओ ए बी क्या है 180 माइनस गामा। ठीक है, तो हम तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए इन ट्रायंगल में, और हम सिंपल अब साइन रूल की मदद से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू साइन रूल की मदद से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे पी से, पी डिवाइड बाई पी के अपोजिट कौन सा एंगल है 180 माइनस अल्फा, तो साइन 180 माइनस अल्फा लिखेंगे। फिर क्यू को देखेंगे, क्यू के अपोजिट कौन सा बीटा, क्यू के अपोजिट साइन 180 माइनस बीटा, और आर डैश जो कि आर ही है, आर डैश क्या है आर ही है, तभी तो हम कह पाएंगे बॉडी किसमें है इक्विलिब्रियम में है। तो आर जो है उसकी इसके अपोजिट कौन सा एंगल है ये वाला, जो कि हम पहले ही बात कर चुके 180 माइनस गामा है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, तो साइन 180 माइनस गामा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लिख पाएंगे, क्योंकि हमको पता है साइन 180 माइनस 180 से अल्फा या बीटा कुछ भी माइनस करोगे तो साइन में ही आएगा, तो पाई पी डिवाइड बाई साइन अल्फा, क्यू डिवाइड बाई साइन बीटा, और आर डिवाइड बाई साइन गामा। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से हम ये चीज प्रूव कर पाए कि पी डिवाइड बाई साइन अल्फा, क्यू डिवाइड बाई साइन बीटा और आर डिवाइड बाई साइन गामा इस तरीके से आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक वेट है 2 किलोन्यूटन का, जो कि दो धागे से सपोर्ट किए जा रहे हैं, एसी और बीसी, शोन इन फिगर, जो कि दिखाया गया फिगर में प्रदर्शित कर रखा है कि किस तरीके से टेंशन आपको एक वेट 2 किलोन्यूटन का भार को सह रहा है, और हमको टेंशन निकालना ईच स्ट्रिंग में किस तरीके से टेंशन इस पे आ रही होगी। ठीक है, तो अब हमको ये तो पता है इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये लेबनिज़ थ्योरम का आपका एग्जाम्पल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका क्या बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सपोर्ट को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 किलोन्यूटन जो फोर्स लग रहा है उसको हम दिखा देते हैं,
और यहाँ पर हम T1 मान लेते हैं T1, और इधर इसको मान लेते हैं T2। ठीक है, यहाँ पर एंगल जो लग रहा था इसको भी थोड़ा सा बना लेते हैं। ये एंगल क्या चाहिए, 30 डिग्री लग रहा है, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको लेमिस थ्योरम में ये वाले जो एंगल्स हैं उनको पता होना चाहिए हमको। तो पहले उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम या इसकी मदद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से ए सी बी, इसको हम डी पॉइंट बोल देंगे। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, इसको देखोगे 90, 30, 120, 90 प्लस ये 90 हो गया, ये 30, 120, तो वह 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपको बचा हुआ एंगल ये मिल जाएगा, जो कि ये 60, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी ये सेम केस करो, 60, ये 90 हो गया, 90, 60, 150, और 180 माइनस 150 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता लगे 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, साथ में हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक डैश लाइन और बना सकते हैं। तो अब जैसे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी क्या हो गया 30, ये 60 है, ये एंगल भी क्या हो गया 60। ये अल्टरनेट एंगल का आपका नियम है कि दो लाइन अगर पैरेलल है, उसके बीच में इस तरीके से कोई लाइन है, ये बन रही है, तो एंगल ये थीटा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 60, ये भी 60, तो अब ये जो एंगल बचा ये 90 डिग्री है, और ये भी क्या 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, हम एंगल फाइंड कर पाए हैं कि ये इतना, ये पूरा एंगल कितना है 120, 90 प्लस 30, 120, ये पूरा एंगल कितना है 90 प्लस 60, 150, और ये एंगल 90 पहले से था। ठीक है, अब सिंपल सा हम यहाँ पर बना सकते हैं इसको पूरे को इरेज करके, कि जो चीज़ हमको चाहिए वो सारी चीज़ें इन टर्म्स में हमें फाइंड हो गया। 2 किलो न्यूटन, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 120 है, और ये 150 डिग्री है, और यहाँ से T1 टेंशन है और इधर T2 टेंशन है। तो ये सिंपल आपको, क्योंकि आपका बॉडी इसमें संतुलन में है, तो हम यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तीन फोर्सेस लग रहे हैं एक पॉइंट पे, और दो फोर्सेस की वैल्यू नहीं पता है, और एंगल सारे हमें पता है। तो सिंपल सा T1 डिवाइड बाई T1 के अपोजिट कौन सा एंगल है 150, तो साइन 150 इक्वल टू T2 के अपोजिट कौन सा एंगल है T2 डिवाइड बाई साइन 120, और 2 किलो न्यूटन के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2 भी एक तरीके का फोर्स है जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 डिवाइड बाई एंगल अपोजिट साइन 90। ठीक है, अब यहाँ पे T1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो एक बार हम ये दोनों नोन पैरामीटर है, तो T1 इक्वल टू 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 150, इसको सॉल्व करेंगे एक तरफ से, और T2 को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई साइन 90 इंटू साइन 120। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको T1 की वैल्यू पहले निकालनी है, फिर T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T1 की जो वैल्यू आएगी आपकी, T1 की वैल्यू आपकी आ रही है 1 किलो न्यूटन। ठीक है, और T2 की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स का और 1.732 किलो न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर एप्लीकेशन है कि हम किस तरीके से एंगल्स निकालेंगे। अगर आपने एंगल निकाल लिए तो हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक लैंप है 5 न्यूटन का, जो कि लटकी हुई किसी चेन की मदद से, एक स्ट्रिंग लिए है, और किसी कॉर्ड से हम, किसी और स्ट्रिंग से हम क्या कर रहे हैं, चैन से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ठीक है, खींचने की कोशिश करें, तो एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग और इस कॉर्ड के बीच में हमें जो भी फोर्स लग रहा है उसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर इसको हम T1 बोल देंगे, इसको हमने T2 बोल दिया, और ये जो फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन, ये हमने इसको 5 न्यूटन बना दिया। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री लग रहा है, तो हमको पता है ये 60 है, ये लाइन और लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 पहले से था। ठीक है, तो 90, ये 60 है, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये कितना बचा, ये लाइन पूरी 180 है,
ठीक है। तो इसको अगर देखोगे 180 माइनस 60 करोगे तो आपको सीधे मिल जाएगा 120। तो यहाँ से हम तीनों फोर्सेस हमने एंगल निकाल लिए। ये एंगल पूरा कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 + 60 150 डिग्री। ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 90। अब सिंपल सा आपका लेमिस थ्योरम लगा देना और आंसर आपके पास हो जाएगा। जैसे T1 डिवाइड बाई T1 के अपोजिट एंगल कितना है 90 sin 90। T2 के अपोजिट कितना है, T2 के अपोजिट आपका एंगल है 150 तो sin 150। और 5 के अपोजिट क्या है 120, 5 डिवाइड बाई sin 120। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको T1 जो है 5 डिवाइड बाई sin 120 इंटू sin 90 और T2 5 डिवाइड बाई sin 120 इंटू sin 150। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू आपको इजीली फाइंड हो जाएगी। T1 की जो वैल्यू है वो आ रही है 5.77 न्यूटन और T2 की वैल्यू 2.88 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों को इजीली आप सॉल्व, इस तरीके से हम लेमिस थ्योरम को अप्लाई करके किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे इसका डेरिवेशन किया गया, किस तरीके से हमको एंगल को देखना है। तो आप इसको रोटे नहीं और सिंपली आप क्या करें, जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं वहां पर हमें नहीं पता अल्फा बीटा गामा क्या मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखने की कोशिश करें। बस आप डायग्राम याद रखें। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, उसमें तीनों फोर्स जो भी लग रहे हैं उनके बीच का जो अपोजिट एंगल होता है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आज चीजें सीखी हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती हैं, कंकरेंट और नॉन कंकरेंट सिस्टम में अलग अलग किस तरीके से हम कंडीशंस बदलती हैं। फिर हमने फ्री बॉडी डायग्राम को देखा, फिर हमने लेमिस थ्योरम पढ़ा और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखे किस तरीके से अप्लाई करना है, और लेमिस थ्योरम का प्रूफ भी देखा। प्रूफ जो डेरिवेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आगे चल के इन्हीं चीजों का हमें इस्तेमाल करते हुए आगे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो इसका रिमेनिंग टॉपिक्स है बीप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।